डेट है आज 17 जनवरी 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। जो हमारा बचा हुआ करंट अफेयर है 25 दिसंबर से अब तक का, उसे हम आने वाले 2-3 दिन में एक एक घंटे की वीडियो या 1-1.5 घंटे की वीडियो में 2-3 वीडियो में कवर कर लेंगे, तो उसे आप देख लेना। उससे पहले एक बात और, आपने इस साल के मेंस के पेपर देखे होंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। अगर 4 को छोड़ दें, 4 तो देखो जनरली ऐसा ही आता है जैसा पहले आता था, और 1, 2, 3 भी सेम आते हैं। 1, 2, 3 में क्या होता है, एक दो क्वेश्चन सिर्फ नए आ जाते हैं। जैसे पेपर 3 की बात करें, आपने जीएस पेपर 3 देखा होगा, उसमें एक ब्लू एलईडी की टर्म पूछी थी। ये भी देखो करंट अफेयर का ही टॉपिक है, ब्लू एलईडी 2014 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, तो ये पूछ लिया। ऐसे एक दो क्वेश्चन होते हैं बस, वरना जनरली सेम होते हैं। जीएस पेपर 2 देखोगे तो वो तो जनरली सेम ही होता है लगभग। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे लास्ट ईयर से मैच खाते हैं, ऐसे ही पूछ ले जाते हैं, बस उनमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया जाता है। रिलेटेड किससे होते हैं, करंट अफेयर से, सारा करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। अगर आप ढंग से एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको करना क्या है, बस एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, कोई भी बुक एक्स्ट्रा नहीं। कोई बोले ना ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एनसीईआरटी और प्लस आपको करंट अफेयर, इसमें आपको कमांड होनी चाहिए अच्छी, एनसीईआरटी में और करंट अफेयर में। और देखो पढ़ना चाहो तो आप पॉलिटिकली आपने पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत, वो पढ़ सकते हो, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बिल अभी न्यूज़ में इसलिए आया, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसने आरबीआई से अभी एक रिसेंटली जवाब मांगा है। आरबीआई को बोला है कि आप ये जो फाइनेंशियल रिजोल्यूशन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल का ड्राफ्ट, मॉडिफाइड ड्राफ्ट अभी तैयार किया है गवर्नमेंट ने, तो इस पर आप अपनी राय दीजिए। आरबीआई को बोला है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। ये बिल है जो इंसॉल्वेंसी से निपटारा पाने के लिए है। इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है, ये जो इंसॉल्वेंसी का मतलब है दिवालियापन। दिवालियापन क्या है, हिंदी में बोल दिया दिवालियापन, मतलब क्या है इसका। देखो जैसे आपने अपने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, तो आप क्या हो गए, डिपॉजिटर हो गए। आपने अपने पैसे जमा कर रखे हैं तो आप डिपॉजिटर हो गए बैंक में। लेकिन आपने मान लो उधार लिया, लोन लिया बैंक से, लेकिन आप चुका नहीं पाए लोन, आपके पास पैसा ही नहीं है। आप क्या है, ठन गोपाल हो गए, आपके पास पैसे नहीं है, चुका ही नहीं पाए हुए आप, आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो आप कहलाओगे इंसॉल्वेंट। और ये सारा प्रोसेस है जो, वो हो गया इंसॉल्वेंसी, यानी कि दिवालियापन का प्रोसेस। तो आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो ये इंसॉल्वेंसी है। अगर इसी केस में, अगर मान लो बैंक है भाई साहब, बैंक ने भी तो उधार दिया होगा, क्योंकि आप जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को उधार दिया, मान लो कंपनी को दिया है बहुत सारी, जैसे विजय माल्या यहाँ से पैसे लेके भाग गया लगभग 10,000 करोड़ रुपए बैंकों के, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को दिया है, बिजनेसमैन्स को। तो बैंक इतना उधार दे देता है कर्ज कि वो फिर वापस नहीं कर पाते लोग, उसके पैसे मान लो वापस नहीं कर पा रहे, किसी के पास है नहीं, या कोई जानबूझ के नहीं कर पा रहा, जैसे विजय माल्या या नीरव मोदी वगैरह ये भाग गए यहाँ से। तो ऐसे केस में बैंक का जो पैसा डूब जाता है, यानी कि बैंक का पैसा डूब गया, वापस नहीं आया, तो बैंक का पैसा डूब गया, यानी कि बैंक भी तो डूब गया। तो बैंक क्या हो गया, अब बैंक भी तो इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि बैंक के पास पैसा बचा नहीं है। तो ऐसे टाइम में जो बैंक में आम जनता का भी तो पैसा था, जैसे आपने भाई साहब एसबीआई बैंक में मान लो अकाउंट खुलवा रखा है, तो आपका अकाउंट कहाँ पे, एसबीआई में, लेकिन एसबीआई बैंक मान लो डूब जाए, तो अब आपका पैसा कौन देगा। उस केस में गवर्नमेंट गारंटी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर बैंक डूब जाता है तो हम डिपॉजिटर को पैसा देंगे। वो कितना देंगे वो हम इस न्यूज़ में पढ़ेंगे। देखो यही तो वो बिल है। ये बिल क्या कहता है कि जब बैंक डूब जाएगा तो जो डिपॉजिटर है उनको कैसे पैसा दिया जाएगा, इसके बारे में ये जानकारी देता है। ये बिल 2018 में इसको विथड्रॉन कर लिया था, इस बिल को वापस ले लिया था गवर्नमेंट ने। 2017 में ये बिल पेश किया था, पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया, लेकिन वापस ले लिया 2018 में गवर्नमेंट ने। क्यों ले लिया वापस ये, क्योंकि अभी इसका मॉडिफाइड वर्जन आया है, दोबारा से इस बिल में चेंज करके दोबारा से पास कराना चाह रही है मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी कि गवर्नमेंट। आरबीआई से ये सलाह मांगी है। तो ये बिल में ये है कि जो इंसॉल्वेंसी में जो कुछ नुकसान है, यानी कि इशू है, उनको एड्रेस करने के लिए लाया गया है। जो पहला बिल वापस लिया था वो किस लिए लिया था, वो इसलिए लिया था, एक सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म, बुराई इसकी ये थी बिल की, कि इस बिल में ये था जब भी बैंक मान लो डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक का पैसा कैसे रिकवर करेगा गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट कहाँ से देगी पैसा, जो डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर को पैसा देगी गवर्नमेंट बैंक की संपत्ति बेच के, असेट बेच के।
बैंक की कोई भी असेट हो सकती है। मान लो बैंक की बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बेच के, बैंक की ज़मीन है, या बैंक ने कहीं पे पैसा लगा रखा है किसी कंपनी में, कहीं पे कैसे भी, कुछ भी बैंक का कुछ भी है, अब वो गवर्नमेंट बेच के डिपॉजिटर का पैसा वापस करेगी। तो ये इस तरह से करती है। तो इस केस में क्या है, जब जो कॉस्ट आएगी रिजोल्यूशन में, रिजोल्यूशन का मतलब निपटारा करने में, जब असेट बेचेगी गवर्नमेंट, प्रोसेस करेगी भाई साहब, कुछ बंदे लगाएगी, उसका पैसा खर्चा भी तो आएगा ना इस प्रोसेस में, असेट बेचने में, सब कुछ, जो जितनी भी कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट में से कुछ हिस्सा जो डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर को भी देना पड़ेगा। और डिपॉजिटर कैसे देगा? डिपॉजिटर का मतलब है जिसने बैंक में, आप या हमने पैसा जमा कर रखा है बैंक में, तो वो डिपॉजिटर को पैसा देना पड़ेगा। जो कॉस्ट आई है असेट वगैरह को बेचने में, जो ये कार्यक्रम चला है, बैंक की असेट बेची है, ये सारा सिस्टम जो जितना खर्चा आया है, उसका मान लो 10,000 रुपये खर्चा आया है, एक सिंपल सा मान लो 10,000। और बैंक के डिपॉजिटर भी मान लो कितने हैं, 10,000 है। मान लो 10,000 लोगों का अकाउंट है बैंक में। अब ये 10,000 लोग ये 10,000 का ये खर्चा देंगे अपने में से, मान लो 1-1 रुपये दे दें सारा, समझ रहे हो? और ये कहाँ से लिया जाएगा ये खर्चा? वो देंगे नहीं, वो कहाँ से देंगे? इस पैसे से। कौन से पैसे से? जब सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देती है बैंक को कि भाई साहब अगर बैंक डूब गया तो हम आपका पैसा देंगे। वो कितना देंगे? 1 लाख रुपए लिमिट है ये पहले थी 1 लाख रुपए पर अकाउंट। चाहे आपका रुपया 1 लाख है या 1 लाख से ज़्यादा, कम से कम 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख है 1 लाख से ज़्यादा, 10 लाख है, 10 करोड़ है, कितना ही भी है, अगर बैंक डूब गया तो सिर्फ आपको 1 लाख रुपया पर अकाउंट दे दी थी बैंक। लेकिन अब ये लिमिट बढ़ा दी थी 5 लाख रुपए, यानी कि चाहे आपका कम से कम 5 लाख अकाउंट में या उससे ज़्यादा कितना ही भी है, तो आपको 5 लाख ही मिलेंगे, चाहे बैंक डूब जाए, आपका पैसा कितना ही हो उसमें। तो ये लिमिट अभी 5 लाख है। तो आपका मान लो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख है बैंक अकाउंट में, बैंक फेल हो गया तो सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। और ये निपटारा करने में जो खर्चा आएगा, इस 5 लाख रुपए में से आपको काट के ये वापस कर दिए जाएंगे जब बैंक डूब जाता है। तो इसलिए ये बिल है, तो इतना याद रखना बस इसमें। तो देखो इस तरह से ऐसे भी पूछ सकता है यूपीएससी, ये तो इंपॉर्टेंट बिल है कि इस बिल की प्रोविजन क्या है, फीचर्स क्या हैं, ये बताओ। जो फाइनेंशियल रिजोल्यूशन डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल है। लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। जैसे आप एनालाइज करोगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, पता चलेगा कि पूछ लिया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं डिपॉजिटर्स को बचाने के लिए अगर बैंक डूब जाए, तो इसमें आप ये बिल भी डाल दोगे, है ना। और भी जैसे कोई मान लो मेजर्स लिए हैं, स्टेप उठाएं, कदम उठाएं, तो वो भी लिखोगे। तो इस तरह से देखो अप्लाई करनी होगी आपको ये नॉलेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, न्यूज में एक स्पीसीज है घेरियल नाम का। घेरियल एक मगरमच्छ की प्रजाति है। मगरमच्छ तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आपके घरों में ना छिपकली होगी दीवार वगैरह पे, उसका फ़ोटो खींच के अपने फ़ोन से जूम करके देख लो। जैसे ही जूम करोगे तो वो ये समझ लो मगरमच्छ ही है। वो बड़ा सा होता है, लेकिन छिपकली में इतना फ़र्क होता है, उसकी मगरमच्छ की जो चोंच होती है ना, आगे मुँह थोड़ा पैना सा होता है, नुकीला, समझ रहे हो। तो ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है घेरियल। अभी न्यूज में इसलिए आया, जो असम गवर्नमेंट है उसने औरंग नेशनल पार्क का जो एरिया है ना, उसको बढ़ाने की बात की हुई है। मतलब जो एरिया, मान लो नेशनल पार्क है, जो ये राष्ट्रीय उद्यान इतने एरिया में फैला हुआ है, अब इसको बढ़ा देंगे, इतने एरिया में कर देंगे, इसलिए न्यूज में आया। और इसमें क्या है, औरंग जो नेशनल पार्क असम में है, ये भी याद रखना है कि ये पार्क कहाँ पे है। इस तरह से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, अब उठा के देख लो 2017 से ही। तो ये जो औरंग नेशनल पार्क है, इसमें घेरियल को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि जो घेरियल की प्रजाति यहाँ पे पाई जाती थी वो खत्म हो गई है, तो वो घेरियल यहाँ पे दोबारा से डाला जाएगा इस नेशनल पार्क में, पानी वगैरह जो भरा होगा। तो ये है भाई साहब घेरियल, ये है मगरमच्छ। घेरियल मगरमच्छ की प्रजाति है ये। हमारे इंडिया में 3 तरह की स्पीसीज मिलते हैं घेरियल की, यानी कि क्रोकोडाइल्स की। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। कौन कौन से क्रोकोडाइल हैं? 3 तरह के। एक तो है घेरियल, दूसरा है मगर क्रोकोडाइल, तीसरा है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो भाई साहब खारे पानी में मिलता है, समुद्र का जो खारा पानी होता है, नमकीन पानी, सॉल्टेड वाटर। और ये मगर क्रोकोडाइल आपका, और घेरियल, ये घेरियल तो मिलता है आपका साफ पानी में, स्वच्छ पानी में। मेनली ये पाया जाता है आपके जो चंबल है ना, चंबल वैली, चंबल रिवर है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मेनली पाया जाता है घरियल। वहाँ पे एक सेंचुरी भी बनी हुई है इसके कंजर्वेशन के लिए। तो ये घरियल है जो, और मगर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये IUCN की रेड लिस्ट जो होती है उसमें अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। तो ये कैटेगरी भी आपको याद रखनी है। IUCN क्या है? देखो इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, IUCN, साइट्स और CMS, ये क्या है तीनों ऑर्गेनाइजेशन उसमें बताया गया। शॉर्टकट में बता देता हूँ मैं। जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन
फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 1948 में बनाई गई थी, जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नाम के एक सिटी में हेडक्वार्टर है इसका। और जब तो ये बनाई गई थी एक आदमी ने, लेकिन अभी इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ सब पार्टिसिपेट करती हैं। इसकी 9 कैटेगरी हैं। हर एक स्पीसीज को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए कैटेगरी बनाई हो इसने 9। जैसे कोई भी जानवर की जनसंख्या ज़्यादा है कम है उसके हिसाब से बांटते हैं। तो घड़ियाल इसकी कैटेगरी में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, मगर है वनरेबल में, साल्टेड वाटर क्रोकोडाइल है लीस्ट कंसर्न में, यानी कि इनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, साल्टेड वाटर की लीस्ट कंसर्न, और इनकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जो इनको ज़्यादा खतरा है, और इनकी पॉपुलेशन कम है, इसलिए इनको इसमें डाला हुआ है। एक ऐसे ही IUCN की तरह ही 1963 में IUCN ने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया अपनी मीटिंग में। उसके बाद 1975 में ये ऑर्गेनाइजेशन साइट्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार हुई। इसकी भी ऐसे ही 9 लिस्ट नहीं है, लेकिन 3 लिस्ट हैं। उनका नाम है अपेंडिक्स 1, 2, 3। तो इसकी अपेंडिक्स 1 में है ये सारे जो क्रोकोडाइल हैं 3 कैटेगरी के, सारे अपेंडिक्स 1 में हैं। और जो हमारा 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में है। इस हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो शेड्यूल 1 में होता है यानी कि उस एनिमल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे ये सारे शेड्यूल 1 में आते हैं तो इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है। हमारे इंडिया में कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए, रक्षा के लिए अच्छे स्टेप उठाए जाते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने घड़ियाल को या क्रोकोडाइल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, एफर्ट क्या किए हैं, देखो ये आपको याद रखने हैं। देखो इस बार क्या है, जैसे ज्योग्राफी का पेपर होता है GS 1 में, उसमें पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन। और ऑप्शनल का पेपर होता है ना, उसमें तो जनरली पूछते हैं। मान लो किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उसमें जैसे इस साल पूछ लिया था प्रोजेक्ट टाइगर पूछा है। अगर आपने पेपर देखा होगा जिसका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताओ। ये 1973 में चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने टाइगर को सेव करने के लिए। टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घटती जा रही थी, उसको बचाने के लिए। और देखो टाइगर के बारे में यहीं पे एक न्यूज़ बता देता हूँ, ये भी न्यूज़ में था, क्योंकि लगभग 127 टाइगर पिछले साल में 2021 में मारे गए हैं, शिकार कर लिया गया उनका, इसलिए न्यूज़ में था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था टाइगर को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे एक 2017-18 में UPSC ने पूछा था एम स्ट्रिप क्या है। एम स्ट्रिप, ये एम स्ट्रिप ने एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक प्लेटफॉर्म है, मोबाइल एप्लीकेशन है। ये जो लायन है, टाइगर है, इनकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए तो इनकी काउंटिंग की जाती है, तो इसके लिए एप्लीकेशन है एम स्ट्रिप। तो ये पूछ लिया था है क्या, बस। तो इसने सारे मेजर्स लिए हैं। इसी तरह से जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, उसको बचाने के लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। जैसे आपका है ब्रीडिंग सेंटर ऑफ कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये लखनऊ में बनाया है उत्तर प्रदेश में, घड़ियाल को प्रिजर्व करने के लिए। एक मध्य प्रदेश में जो चंबल घाटी है और चंबल रिवर, उसके पास एक नेशनल चंबल सेंचुरी बनाई हुई है, घड़ियाल इको पार्क भी बोलते हैं इसको, ये मध्य प्रदेश में है। अब थोड़ा ये औरंग नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लो। जो औरंग नेशनल पार्क है ये असम में लोकेटेड है, और ये ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसके किनारे पे बसा हुआ है। इसके पास काजीरंगा नेशनल पार्क भी एक असम में ही है। देखो काजीरंगा में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में 1 हॉर्न्ड राइनो पाए जाते हैं। 1 हॉर्न्ड राइनो क्या है, एक सींग वाले गैंडे होते हैं ये। जैसे आपने गाय भैंस के 2 सींग देखे हैं, इधर इधर मुंह के आसपास होते हैं, इसका सिर्फ एक ही सींग होता है। जैसे ये इसका माथा, फोरहेड, यहाँ पे एक सींग होता है। 1 हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाला गेंडा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं काजीरंगा में। उसके बाद देखो इसमें भी पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा औरंग नेशनल पार्क में भी, इसलिए औरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा पार्क भी बोलते हैं, मिनी काजीरंगा बोलते हैं इसे। और यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन भी पाई जाती है, इसलिए इसे टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया हुआ है 2016 से। तो ये औरंग नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे देखो 1 हॉर्न्ड राइनो भी पाया जाता है औरंग नेशनल पार्क में, एक सींग वाला गेंडा। टाइगर भी पाए जाते हैं, एलिफेंट, हाथी पाए जाते हैं, वाइल्ड बोर होता है जंगली सुअर, पिग्मी होग पाए जाते हैं। पिग्मी होग देखो सुअर की एक पिग की प्रजाति है, पिग की एक स्पीसीज है, छोटा होता है, चूहे की तरह दिखता है, हमने बहुत बार देखा है इन्वायरमेंट के जब भी हमने टॉपिक कवर किए हैं। और फिश की बहुत सारी वेराइटी पाई जाती हैं, और भी बहुत सारे फ्लोरा और फोना पाए जाते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट और ट्रीज, और फोना का मतलब होता है आपका एनिमल्स, बर्ड एनिमल्स आते हैं इसमें। और असम में और भी सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस है, नमेरी है, डिब्रू सिखोबा है, रायमोना है, दिहांग पटगई।
ये सारे के सारे यूपीएससी पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है। आप पिछले पेपर 10 साल के उठा के देखो तो पता चलेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ये बस वर्ड का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए, बस ये मतलब है इसका जानने का। ये प्रीलिम्स और साइंस एंड टेक के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए। अभी न्यूज में इसलिए है, यूएसए में, अमेरिका में डॉक्टर ने क्या किया है, एक सुअर का पिग का दिल हर्ट ह्यूमन में डाल दिया। तो देखो, जब किसी का बॉडी पार्ट, एनिमल का बॉडी पार्ट ह्यूमन में डाला जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। समझ गए कौन सा प्रोसेस? जब किसी ह्यूमन का बॉडी, मतलब किसी एनिमल का बॉडी पार्ट ह्यूमन के बॉडी पार्ट से जोड़ दिया जाए। जैसे इसमें पिग का जो हर्ट है, यानी कि सुअर का जो दिल है, वो आदमी के अंदर फिट कर दिया गया। तो इसी को बोलते हैं प्रोसेस को जीनो ट्रांसप्लांटेशन। यही लिखा है इसमें, कोई भी टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट डाल दिया जाता है, और जो वो बॉडी पार्ट जो डाला जाता है, जैसे दिल डाला है, तो उस इश्यू को, टिश्यू को, ऑर्गन को बोलेंगे जीनोग्राफ्ट या जीनो ट्रांसप्लांट्स। इसके पास बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है इस तरह से डॉक्टर के द्वारा। तो बस इतना इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, इसके बारे में 2 अलग अलग लेक्चर पॉलिटी के प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, वो आप डिटेल में देख सकते हो। हम यहाँ पे सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और जो नया चेंजेस क्या है इलेक्शन कमीशन ने, वो हम जानेंगे इसमें। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, कोविड-19 डिसीज के चलते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है कि जैसे पहले 30 दिन का एक टाइम टेबल था, जैसे किसी को पॉलिटिकल पार्टी बनानी है भाई साहब, तो पॉलिटिकल पार्टी जैसे आज बनाई, आज कितनी तारीख है, मान लो 17 जनवरी है आज, 17 जनवरी के बाद 1 महीने के अंदर अंदर, लगभग मान लो 17 फरवरी तक आदमी को रुका रहना पड़ेगा। 17 दिन मतलब 17 फरवरी को, यानी कि 30 दिन के बाद ये इलेक्शन कमीशन को जाके बताएंगे जिन लोगों ने पार्टी बनाई है। यानी कि 30 दिन का टाइम पीरियड था, 30 दिन के बाद वो इलेक्शन कमीशन को बताएंगे कि भाई साहब हम पार्टी बनाना चाहते हैं और हमारी पार्टी रजिस्टर करो। तो इलेक्शन कमीशन उनको रजिस्टर करता है। तो ये टाइम पीरियड जो 30 दिन का था ना, वो 7 दिन का कर दिया, केवल सिर्फ 7 डेज का। तो ये चेंजेस किए हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, हम ब्रीफली शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। डिटेल में जानना तो वो आप लेक्चर देखो। और देखो, ये देखो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछता है और किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे आपको ये। स्पेशली आप आरपी एक्ट लेके आओगे, उसमें आपको पता चलेगा कैसे पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती है। और आरपी एक्ट भाई साहब छोटा मोटा तो है नहीं, 1951 में पास किया था, बहुत बड़ा है। जैसे आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, इतना बड़ा है लगभग ये। तो ये जो न्यूज़ में रहते हैं ना, न्यूज़ पेपर से आपको वो नोट्स बनाने होते हैं, तो ये नोट्स बना के रखो आपको। और देखो, बहुत बार पहले ये आते थे, अभी भी बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करो। देखो, पीडीएफ से पढ़ने में भाई साहब अपनी आप आँख ही ख़राब करोगे, और पीडीएफ से पढ़ना इतना आसान नहीं है। सर दर्द, आँख ख़राब, आपका ही नुकसान है। आप अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो। और सबसे अच्छा याद करने का एक फॉर्मूला होता है, दिमाग जिस पे प्रोसेस करता है। जैसे आपने जो आज पढ़ा, उसी को सुबह पढ़ा है, उसी को एक बार शाम को देखो। शाम को देखने के बाद बस रिवाइज कर लो, पेज पलट के देख लो, और उसको फिर कल देखो विदिन 24 आवर, और फिर विदिन 7 डेज देखो, विदिन फिर 1 मंथ देखो। अगर ये आप प्रोसेस कर लोगे, 5 बार रिवाइज कर लोगे, तो आप उस टॉपिक को भूलने वाले नहीं हो कभी भी। ये आप लिखवा के ले लो, ये प्रोसेस आप करके तो देखो एक बार। तो आप खुद के नोट्स बनाओ, उसे बार बार रिवाइज किया करो, और रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आपको क्वांटिटी पे जोर नहीं देना है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये पहले भी मैंने आपको बताया। क्वांटिटी पे नहीं देना है, आपको क्वालिटी पे जोर देना है। आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है अपनी। जो भी आप पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए। ऐसे पढ़ रहे हो, अगर कोई पूछे तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप किसी और को समझा सको, इतनी आपकी पकड़ होनी चाहिए उस टॉपिक पे। तो आपको क्वालिटी पे जोर देना है, ना कि क्वांटिटी पे। और यही आपने देखा होगा, गिने चुने मुश्किल से 50 टॉपिक होते हैं यूपीएससी, गिने चुने 50 टॉपिक, जिन पे बार बार 70 to 80% क्वेश्चन उन्हीं पे होते हैं, सिर्फ 50 टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट में वही होते हैं। और लोग क्या करते हैं, बच्चे जिनका नहीं हो पाता, भाई साहब यही होता है, हमने भी यही गलती की थी कि सारी बुक को पढ़ डालते हैं। क्या मतलब है भाई साहब, एक्सपर्ट बनना है आपको उस सब्जेक्ट का, पीएचडी करनी है उस सब्जेक्ट में, क्या करना है, आईएएस बनना है। आपका टारगेट क्या है, आईएएस आईपीएस जो भी टारगेट होगा वो टारगेट है आपको। तो वो टारगेट कब पूरा होगा, पेपर के हिसाब से जब पढ़ोगे, जो पेपर पूछता है, ना कि बुक के हिसाब से। आप बुक के हिसाब से चलते हो, बुक के हिसाब से नहीं चलना है। पेपर को एनालाइज करो, प्रीलिम्स के, मेंस के, किसी को भी
जिसकी भी आपको तैयारी करनी है, तो उसके हिसाब से आप पढ़ो कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक के बारे में आप मास्टरी करो, ना कि पूरी बुक के बारे में। आप बुक पढ़ते जाते हो, ऐसा थोड़ी ना आप पास हो गए भाई साहब। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। देखो 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को आपको बताना होता है, इलेक्शन कमीशन फिर रजिस्टर करता है। तो ये अभी 7 दिन कर दिया है कोविड-19 की वजह से, ये टाइम पीरियड। और ये पावर जो इलेक्शन कमीशन को मिलती है हमारे संविधान के आर्टिकल 324 के जरिए मिलती है, और एक आरपी एक्ट बनाया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। इसे हिंदी में बोलते हैं जनता प्रतिनिधित्व कानून। तो इसका सेक्शन है, जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल है, इसमें भी सेक्शन है, उनको सेक्शन बोलते हैं। 29A सेक्शन आपको याद होना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए आपको। 29A कई बार पढ़ाया मैंने आपको। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन करता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का। जब भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उस पार्टी को 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर में और 2 लोकल डेली न्यूज़पेपर में, यानी कि पूरे राष्ट्र में जो नेशनल पेपर चलते हैं, जैसे मान लो द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या दैनिक जागरण हो गया, ऐसे किसी 2 नेशनल न्यूज़पेपर में उसे पब्लिश करना पड़ेगा कि हमने पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। और 2 लोकल डेली न्यूज़पेपर में, मान लो उसी के एक स्टेट में बनाई है, उस स्टेट में कोई लोकल न्यूज़पेपर चलते हैं, मान लो किसी ने तमिलनाडु में बनाई है, तमिल भाषा में, तो तमिल भाषा में न्यूज़पेपर तमिलनाडु में बिकेगा जनरली, तो वो तमिल में लोकल न्यूज़पेपर है जो उसमें पब्लिश करेंगे कम से कम 2 न्यूज़पेपर में। दूसरा एक ये काम करना होता है, अगला 30 दिन के अंदर देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है ये एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन देखो, या तो आप रजिस्टर पोस्ट के जरिए भेज सकते हो। जो रजिस्टर पोस्ट का मतलब है, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट करते हो ना, एक तो होता है स्पीड पोस्ट, एक नॉर्मल पोस्ट होता है, और एक होता है रजिस्टर पोस्ट। तो उस पर एक रजिस्टर पोस्ट की पर्ची सी चिपका देता है वो पोस्ट ऑफिसर जो होता है वहाँ पे, जो ऑफिसर होगा वहाँ पे। तो रजिस्टर पोस्ट के जरिए आप एप्लीकेशन भेजोगे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन में किसके पास भेजोगे? इलेक्शन कमीशन में जो सेक्रेटरी होता है। देखो ये डीपली नॉलेज इसलिए भाई साहब, ये आपको लिखने में बहुत काम आती है मेंस में, कि कौन सा काम कौन कर रहा है, और ये आपको पता होना चाहिए। और प्रीलिम्स में भी ये ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं। 2017 के पेपर में ही पूछा था ऐसा, जो किसी भी बुक में नहीं है। तो ये सेक्रेटरी कौन होता है ये आपको पता ही होगा। जैसे आप आईएएस बनोगे, आईएएस बनने के बाद आपका प्रमोशन होगा, तो आईएएस का ये है किसी भी फील्ड में चला जाता है वो सेक्रेटरी बन के। तो इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी जनरली आईएएस को बनाते हैं। तो जो सेक्रेटरी होता है उसके पास रजिस्टर पोस्ट जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली हैंड टू हैंड जमा करके आ सकते हो। डायरेक्ट सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दोगे कि ये पार्टी हमने बनाई है, 30 दिन के अंदर जब भी आपने पार्टी बनाई है, और फिर वो रजिस्टर करेंगे। इसमें देखो एक बात ये भी है कि जो भी आपने रूल बनाए हैं अपनी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल, पार्टी के रूल नियम बनाए कि इस बेस पे चलेगी, रूल रेगुलेशन या मेमोरेंडम ये है, और हमारे पार्टी के ये मेंबर हैं, और ये हमारी पार्टी में ऑफिशियल बैरियर होंगे, यानी कि पोस्ट होंगी। पार्टी में पोस्ट रहती है ना, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सेक्रेटरी है, या एक डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष है, ऐसी बहुत सारी पोस्ट होती हैं पार्टी की। तो उन पोस्ट के बारे में सारा ब्यौरा प्रिंटेड कॉपी में इलेक्शन कमीशन को दोगे, कि ये बताओगे हाँ ये ऑफिस बीरियर है, और इतना जो ये ऑफिस है इसका टाइम पीरियड कितना है, कि कितने टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, कि अध्यक्ष रहेगा तो कितने साल तक रहेगा, और फिर उसका अपनी पार्टी में जो इलेक्शन होगा कैसे होगा। ये इलेक्शन पार्टी के इलेक्शन की बात हो रही है। मान लो पार्टी के 100 मेंबर है, तो 100 मेंबर इलेक्शन करेंगे कि ये अध्यक्ष बनेगा, तो किस तरह से आप इलेक्ट करोगे, नियुक्त करोगे अध्यक्ष को। तो इस तरह की सारी जानकारी आप इलेक्शन कमीशन को दोगे। और इसमें यह भी है, मान लो जितने भी मेंबर हैं पार्टी के, तो उनमें कम से कम 100 मेंबर, एटलीस्ट कम से कम 100 मेंबर उनके पास रजिस्टर इलेक्टर होने चाहिए, यानी कि वोटर, उनकी वोट बनी हो। ऐसे नहीं आप नवजात शिशु को बना दो मेंबर कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, वोट बनी नहीं है। तो उनमें रजिस्टर वोटर होने चाहिए, हमारे इंडिया के इलेक्टर होने चाहिए, तो तभी वो पार्टी बना सकता है। तो ये भी इसमें एक प्रोविजन है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो और भी बहुत सारी डिटेल है इसमें। नेशनल पार्टी कब बनती है, स्टेट पार्टी कब बनती है, ये इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करते हैं, किस आधार पर करते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है उस लेक्चर में जो पॉलिटी की प्ले लिस्ट में पढ़े हुए हैं, 2 अलग अलग लेक्चर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी स्कीम। ये नीट स्कीम, सिर्फ इतना जानना है, इसमें 2019 में लॉन्च की थी। अभी इसने गवर्नमेंट ने इसमें ज़्यादा फोकस किया है। इसमें देखो एक एज टेक प्लेटफॉर्म बनाया है। देखो ये एज टेक ना, जो एजुकेशन सेक्टर एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब चलाते हो आप, कोई भी वीडियो या कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन खोलते हो तो बाईजू की ऐप आती है। बाईजू नाम का इंस्टीट्यूशन है, या अनअकैडमी नाम का इंस्टीट्यूशन है। तो ये एडवर्टीजमेंट करते हैं जो, और ये प्लेटफॉर्म है जो एज टेक,
ये एडवर्टीजमेंट क्या है और इनके क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं इनके लिए, कि ये एज-टेक नाम का प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो ये अभी इतना जान लो, एज टेक प्लेटफॉर्म को ही प्रमोट करने के लिए ये नीट स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने। एज टेक का मतलब है, एज लिया गया एजुकेशन से और टेक लिया टेक्नोलॉजी से, तो दो वर्ड को मिक्स कर दिया एज टेक। तो एक प्लेटफॉर्म है ये, इसका मतलब ये है जो नीट स्कीम है, नीट स्कीम का टारगेट ये है, नीट स्कीम जैसे मान लो आप कॉलेज से निकले भाई साहब, डिग्री की आपने, बीटेक की डिग्री की या बीए की डिग्री की है, या आपने कोई भी डिग्री की, तो जब जैसे मान लो बीटेक की डिग्री की बंदे ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मान लो डिग्री की है, समझ रहे हो, या मैकेनिकल में डिग्री की है, मैकेनिकल यानी कि मशीन के बारे में जानकारी, तो मैकेनिकल की जब डिग्री करके बीटेक करके निकला बंदा ग्रेजुएशन करके, तो उसने 4 साल में ना क्या सीखा, सिर्फ किताबें रटी। जब वो कंपनी में गया, कंपनी ने पूछा क्या काम आता है आपको, कहेगा कुछ नहीं, क्योंकि कॉलेज में काम करना तो सिखाया नहीं जाता, तो भाई साहब उसे जॉब कहाँ से मिले, तो बहुत सारे बंदों को जॉब इसलिए नहीं मिलती, समझ रहे हो, यानी कि जो कंपनी में काम चाहिए वो कॉलेजों में सिखाया नहीं जाता। तो जो ये मिसमैच है, जो ये मिसमैच है कि कॉलेजों में जो काम चाहिए वो, मतलब कंपनियों में जो काम चाहिए वो कॉलेजों में नहीं होता, तो इस मिसमैच को मिटाने के लिए ये नीट स्कीम चलाई। यानी कि नीट स्कीम के जरिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ये प्रोविज़न लेके आएगी कि कॉलेजों में वो काम भी सिखाया जाएगा जो कंपनियों को ज़रूरत है। तो उसके लिए एज टेक प्लेटफॉर्म बनाया कि कंपनी अपना प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पे डालेंगी। ऐसे एक साइट इंटरनेट मान लो, जैसे google.com एक साइट है, जैसे यूपीएससी की साइट है, तो ये वहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट डालेंगी, उस हिसाब से कॉलेज ये जानकारी देंगे अपने बच्चे को कि कैसे प्रोडक्ट बनता है, आप कंपनी में जाओगे तो कैसे काम होगा। यानी कि जब वो कंपनी में नौकरी लेने के जाएगा, इंटरव्यू देने के लिए जाएगा, तो उसके पास नॉलेज होगी पहले से ही, तो कंपनी उसको हायर कर सकेंगी आसानी से। तो इसलिए नीट स्कीम बनाई, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है स्कीम को, ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो इसमें बस इतना ही है, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, यही सारा लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन नेशनल आर्मी। देखो ये प्रीलिम्स के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है, ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी न्यूज़ में भी है, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 15 जनवरी को हर साल आर्मी डे, आर्मी दिवस मनाया जाता है हर साल। तो इस दिन परेड की जाती है, दिल्ली में होती है भाई साहब ये परेड 15 जनवरी को, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी का सेटअप हुआ था, लगभग 74th ईयर हो गए, यानी कि 74th आर्मी डे मनाया गया इस साल का 2022 में। कब सेटअप हुई थी ये, 15 जनवरी 1949 को। इसी दिन क्यों हुई, देखो इस दिन क्या हुआ, इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के, हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी के जो जनरल थे ना, जनरल देखो इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, जैसे पुलिस है, पुलिस में सबसे बड़ी पोस्ट है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऐसी आर्मी में होती है आर्मी चीफ जनरल, आर्मी चीफ जनरल बोलते हैं उसे। तो ये चीफ जनरल थे उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, सर फ्रांसिस बुचर, ये लास्ट ब्रिटिश पर्सन थे जिसने ये पोस्ट आर्मी की, इंडियन आर्मी की होल्ड करके रखी थी। उसके बाद हमारे इंडिया के आदमी बने जिनका नाम है KM करियप्पा, यानी कि कोडन डेरा एम करियप्पा, शॉर्टकट में KM करियप्पा बोलते हैं। तो ये फील्ड मार्शल थे। देखो फील्ड मार्शल एक अभी पोस्ट नहीं है इंडियन आर्मी में, एक ये सेरेमोनियल पोस्ट है, ये सिर्फ 2 आदमियों को दी गई है अभी तक, एक तो कोडन डेरा एम करियप्पा को और एक मानेकशॉ नाम के आदमी थे, उनको दी गई थी ये सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का मतलब होता है रीति रिवाज के तौर पे, मतलब यानी कि जो जनरल, जो आर्मी चीफ जनरल है, जनरली उन्हीं को ये दी जाती है फील्ड मार्शल की पोस्ट जो है। तो अभी तक 2 को दी गई है, अभी तक नहीं है। तो जब ये फ्रांसिस बुचर थे पहले जनरल, आर्मी चीफ जनरल, तो इनको एम करियप्पा को दिया गया और इनको कमांडर इन चीफ बनाया गया हमारी इंडियन आर्मी का। ये फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे हमारी इंडियन आर्मी के, ये भी आपको याद होना चाहिए, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के कौन थे, KM करियप्पा, कोडन डेरा एम करियप्पा। इनके बाद इन्होंने देखो एक नारा भी दिया था इन्होंने, जय हिंद का, जय हिंद का मतलब है विक्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की विजय हो, ये स्लोगन दिया था, स्लोगन मतलब नारा। और इसके बाद एक ये है फील्ड मार्शल साम मानेकशॉ, इनको भी 5 स्टार रैंक का फील्ड मार्शल बनाया गया था इंडियन आर्मी का। तो ये सिर्फ अभी तक 2 ऑफिसर ही थे जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया, सेरेमोनियल पोजीशन है ये। तो उसके बाद बस
आर्मी चीफ जनरल होते हैं, यानी कि सबसे बड़ी आर्मी की पोस्ट कौन सी है, आर्मी चीफ जनरल। और हमारी मिलिट्री के कमांडर इन चीफ कौन होते हैं, अब हमारे जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के राष्ट्रपति। तो ये आपको याद रखना है। तो आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है किस लिए, ताकि जो हमारे आर्मी में सोल्जर काम कर रहे हैं उनकी जो सेल्फलेस सर्विस है, ब्रदरहुड है, जो उनका भाईचारा आपस में, लव है कंट्री के लिए, देश प्रेम है जो उनका, इसको बढ़ावा देने के लिए हर साल आर्मी डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और दिल्ली में, दिल्ली कंटोनमेंट में इस दिन 15 जनवरी को हर साल परेड होती है। और ये जो ग्राउंड है दिल्ली में, उस ग्राउंड का नाम भी है करियप्पा परेड ग्राउंड। करियप्पा कौन थे, जो हमारे पहले आर्मी के फील्ड मार्शल थे पहले, तो उन्हीं के नाम पे एक ग्राउंड है करियप्पा परेड। एम करियप्पा नाम था उनका, के एम करियप्पा। तो इंडियन आर्मी देखो वैसे तो हमारी 1949 से सेटअप हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब से सेटअप कर रखी है इंडियन आर्मी, उसको जान लेते हैं। इंडियन आर्मी देखो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंपनी की फोर्स हुआ करती थी, उसी का नाम ब्रिटिश इंडियन आर्मी दे दिया और आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी का नाम रख दिया। ये देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 अप्रैल 1895 को बनाई थी, यानी कि 126 साल पहले लगभग। तो यही है इंडियन आर्मी का इतिहास। और इंडियन आर्मी देखो भाई साहब पूरे वर्ल्ड में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है उनमें 4th नंबर पे आती है, यानी कि वर्ल्ड की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, सबसे मजबूत जो आर्मी है उनमें 4थे नंबर पे आती है इंडिया की आर्मी। नेक्स्ट है नारी शक्ति पुरस्कार 2021। देखो डायरेक्टली तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि नारी शक्ति किस पुरस्कार किसको मिला और क्या है, लेकिन देखो हर साल चाहे आपका एसए का पेपर हो और चाहे आपका कोई सा भी पेपर हो, जीएस 1 2 3 4, सब में वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। और उनमें एक बात होती है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं को और मजबूत बनाने के लिए। तो उसमें आप क्या करोगे ये बताओ, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए, उनमें से एक क्या है, नारी शक्ति पुरस्कार 2021। ये तो अभी का है, सिर्फ नारी शक्ति पुरस्कार लिखोगे तो उसमें आप यूज कर सकते हो। इसके बारे में हम थोड़ा इतिहास जान लेते हैं, कब से बना, कब से ये बनाया गया और किसको दिया जाता है और किस प्रकार से दिया जाता है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत। आईएएस बनने जा रहे हो भाई साहब, आपको इतना तो पता ही होना चाहिए देश में क्या चल रहा है। देखो अभी इसलिए न्यूज में आया क्योंकि 2022 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक ये टाइम दिया गया कि जिसको नॉमिनेशन फाइल करना है नारी पुरस्कार के लिए 2021 के लिए वो कर दे। यानी कि आप भी करना चाहते हो ना, आप भी नॉमिनेशन जाओ साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उस पर जाके आप फाइल करो कि मुझे चाहिए नारी शक्ति पुरस्कार। देते किसको, सबको दे देते क्या, नहीं भाई साहब, जिसने वुमेन के बढ़ावे के लिए, सशक्तिकरण के लिए कुछ काम किया है उसका काम देखेगी गवर्नमेंट, ऑफिसर आएंगे वो देखेंगे तब दिया जाता है। तो ये इनवाइट किया जाता है, ये इनिशिएट किया गया था 1999 से, 1999 से। ये वुमेन के लिए हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, सबसे बड़ा वुमेन के लिए अवार्ड है ये हमारे देश में। ये पुरस्कार प्रेसिडेंट देते हैं 8 मार्च को। 8 मार्च को इसलिए देते हैं, उस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को हर साल, उसी दिन प्रेसिडेंट इसको देते हैं। और इसमें देखो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और 2 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, एक आदमी को, और इंस्टीट्यूशन को, किसी संस्था को भी दिया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ वगैरह को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, किसी को भी दिया जा सकता है जिसने वुमेन के बढ़ावे के लिए काम किए हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये अनाउंस करती है नाम किसके हैं, और देते कौन है, प्रेसिडेंट, क्योंकि इसकी साइट पे जाके आपको नॉमिनेशन फाइल करने होते हैं जिसको भी लेना होता है अवार्ड। ये किस लिए चलाया गया, ताकि जो वुमेन का जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़े ज़्यादा, और वुमेन का स्किल डेवलपमेंट हो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर में। जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, यानी कि जो बेसिक एम्यूनिटीज़ का मतलब है फैसिलिटीज़, जो फैसिलिटीज़ हैं, सुख सुविधाएं वुमेन्स के लिए, रूरल वुमेन्स के लिए, वो उपलब्ध हो सकें। वुमेन को देखो नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर में भी प्रमोट किया जाए, जैसे साइंस एंड टेक के क्षेत्र में महिलाएं साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ें, इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर बने, इनको प्रमोट किया जाए। स्पोर्ट्स में, आर्ट में, कल्चर में, यानी कि सिग्निफिकेंटली उनके सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, वेलनेस, एजुकेशन में स्किल देना, लाइफ स्किल देना, रेस्पेक्ट, डिग्निटी ऑफ वुमेन को मेंटेन करना, इसका काम होता है नारी शक्ति पुरस्कार देने का। यानी कि ऑब्जेक्टिव टारगेट, लक्ष्य क्या हुआ इसका, लक्ष्य हुआ ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि महिलाओं के लिए कुछ काम कर रही है, इसलिए पुरस्कार बनाया गया। यानी कि एक तरह से
यंग इंडियंस है जो, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वुमन के बढ़ावे के लिए अपना योगदान दे सकें, और जिसने योगदान दिया है उसको पुरस्कार मिलेगा। और देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी एक गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप जानते हो, बहुत बार पढ़ चुके हैं, अलग से एक लेक्चर भी बना हुआ पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। 17 गोल थे जो 2015 में ये अडॉप्ट किए थे यूनाइटेड नेशन ने। सारी कंट्री मिलकर इनको हासिल करेंगी। इन 17 गोल के पार्ट हैं, जैसे 1, 2, 3 इनके पार्ट है, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे टोटल टारगेट है 169 टारगेट, यानी कि इनको इन्हीं के पार्ट है 17 गोल के। 17 को गोल बोलते हैं और 169 को टारगेट बोलते हैं। तो ये हासिल करने 2030 तक सारी कंट्रीज को मिलके। इनमें देखो आपको ना मेन गोल याद होने चाहिए, क्योंकि मेन गोल इसलिए मेंस के आंसर में लिखने के लिए आपको काम आएंगे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक है पॉवर्टी, सबसे भयानक चीज़ है पॉवर्टी, इसको एलिमिनेट करना, ये गोल नंबर 1 है। 2 है आपका हंगर यानी कि भूखमरी, इसको ख़त्म करना है। फिर तीसरा हंगर के बाद हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ, क्योंकि हंगर खत्म हो गया भाई साहब, सुख सुविधा दो उसको, हेल्थ की, स्वास्थ्य ठीक रख सके। और जब स्वास्थ्य ठीक हो गया तो अब क्या ज़रूरत है, एजुकेशन, तो 4 नंबर पे रखा गया एजुकेशन यानी कि शिक्षा दो। और 5वें नंबर पे रखा गया वुमन के लिए जेंडर इक्वलिटी यानी कि लिंग की समानता, महिला और पुरुष में भेदभाव ना हो, इसको मिटाया जाए, गर्ल्स और वुमेन्स को एम्पावर किया जाए, सशक्तिकरण किया जाए, ये 5 नंबर का गोल है। एलिजिबिलिटी क्या होती है, किसको दिया जाता है ये पुरस्कार, देखो एक तो इंडिविजुअल को अगर दिया जाता है, अब आप अगर फाइल कर रहे हो तो 25 साल की, कम से कम 25 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। और किसी इंस्टीट्यूशन अगर कोई फाइल कर रहा है नॉमिनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की साइट पे, तो वो कम से कम 5 साल तक उसने काम किया हो वुमेन के क्षेत्र में, 5 साल के लिए वो सेटअप हुई हो, और उसने काम देखेंगे उसका पिछले साल का, यानी कि 25 साल का जो आदमी है उसके देखेंगे काम, या 5 साल जिस इंस्टीट्यूशन को, संस्था को सेटअप हो गए हों उसका काम देखेंगे। जिसको भी दिया जाता है, एक को दिया जाता है उसका काम देखते हैं, या किसी को दिया जाता है, जिसको भी दिया जाता है मतलब उसको। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू इसरो चीफ। इसरो आप सब लोग जानते हो क्या है, स्पेस एजेंसी हमारी। पहले इसरो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसरो क्या है। देखो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये 1969 में बनाई थी। इससे पहले ना एक और ऑर्गेनाइजेशन थी इनकॉस्पर। इनकॉस्पर ये क्या है, इनकॉस्पर, इनकॉस्पर है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ये 1962 में बनाई गई थी। ये बनाई थी जवाहरलाल नेहरू और एक साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई और जवाहरलाल नेहरू के कंट्रीब्यूशन से, योगदान से ये बनाई गई इनकॉस्पर। स्पेस टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करने के लिए, हमारे देश में रिसर्च करने के लिए स्पेस के बारे में। स्पेस का मतलब यहाँ है आसमान से, स्पेस का मतलब जगह भी होता है और आसमान। तो यहाँ पे जो भेजते हैं सैटेलाइट वगैरह स्पेस में, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट, इनके रिसर्च के लिए। लेकिन बाद में 1969 में इसरो बना दी और इसको रिप्लेस कर दिया, इनकॉस्पर को रिप्लेस करके हटा के ये बना दी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कर्नाटक में, बेंगलुरु में। तो ये आपको याद रखना है इसमें बस। तो इसके अभी नए चीफ बने हैं ये, यानी कि जो उसके हेड होते हैं, अध्यक्ष, नए चीफ बने हैं। ये हैं भाई साहब नए चीफ। क्या नाम है इनका, इनका नाम है, ये नाम है इनका, कहाँ गया नाम, ये एस सोमनाथन, एस सोमनाथ। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे के सिवन, के सिवन थे इससे पहले, और अब बनाए एस सोमनाथ थे। तो ये अभी अपॉइंट किए गए हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो होता है गवर्नमेंट का, उसके सेक्रेटरी भी हैं। ये सेक्रेटरी का चार्ज भी लेंगे। और सेक्रेटरी जनरली कौन बनता है, सेक्रेटरी आईएएस बनता है, या साइंस एंड टेक के फील्ड में किसी ने काम किया है, साइंटिस्ट है कोई, उसको बना देते हैं। तो ये स्पेस कमीशन है जो, उसके चेयरमैन भी रहेंगे, और इसरो के भी चेयरमैन रहेंगे। इससे पहले के सिवन थे, अब हैं एस सोमनाथ। तो ये याद रखना। और आज के टॉपिक इतने ही थे बस।